राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की पढ़ना। आज है हमारा चैप्टर 9। बीते दिनों से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 8 चैप्टर हम लोग पूरे कर चुके हैं। आज हमारा 9वां अध्याय है। टोटल इसके अंदर 12 चैप्टर है और 9वें चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के चैप्टर का हमारा नाम है कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब तक हम लोगों ने यह जान लिया था कि लोग जो है वो जनपद से महाजनपद, उसके बाद में राजा वगैरह भी बन चुके थे। तो किस तरीके से एक शहर और शहर के साथ साथ जो गांव है उनके अंदर लोगों ने जो है वो अपने आप को ग्रो किया। किस तरीके से खेती जो है, खेती बाड़ी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी कर ली, किस तरीके से सिंचाई व्यवस्था ज़्यादा अच्छी कर ली, या किस तरीके से सिक्के वगैरह उन्होंने अपनाए, शहरों को कैसे बसाया, बंदरगाह वगैरह भी आ चुकी है यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने जान लेते हैं। हालांकि बंदरगाह तो हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है, लेकिन थोड़ी मॉडर्न पोर्ट जो है यहाँ पे अभी अवेलेबल हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर को ज्वाइन कर लीजिएगा। वही जो मेरा फेसबुक पेज भी है, वही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप प्लीज वहां जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है स्टार IQ के नाम से। वहां पे मैं यूपीएससी के डिटेल आर्टिकल्स करवाने वाला हूं। ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल आर्टिकल किसी एक टॉपिक पे जो स्पेशली जो बच्चा यूपीएससी को तैयारी कर रहा है या उसी के लिए टारगेटेड है, तो वो उसको जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए। सबसे पहले हमें आज ये जानना है कि टॉपिक्स क्या क्या है हमारे। पहला टॉपिक है कि लोहे के औजार और खेती। हमें यह जानना है कि लोहे के औजार और खेती के बारे में, किस तरीके से लोहे के औजार ये लेके आए थे, पहले के मुकाबले अब में जो है वो कितना फर्क था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई वाले कदम भी, पहले जो खेती बाड़ी करते थे उनमें से थोड़ा ग्रो अप करके आए, तो ये जो सिंचाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट आप जुड़ गया है इनके लिए। गांव में कौन कौन लोग रहते थे ये जानना है हमें, और वो क्या कहलाते थे। अच्छा, नगरों में कौन रहते थे, या कहानियां, यात्रा विवरण, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या मूर्ति कलाएं, किस तरीके से वो अपने घर या मंदिर सजाते थे, और किस तरीके से उन पर डिजाइन वगैरह बनाते थे, बर्तन वगैरह भी कैसे होते थे। अच्छा, व्यापार भी वर्ड यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा। तो व्यापार के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तो सिक्के किस प्रकार के थे और उनको क्या कहा जाता था, या किस धातु के वो बने होते थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, जो शहर होते थे, सिटी होते थे, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे और उनके अंदर किस टाइप की जो है गतिविधियां थी, किस टाइप की मूवमेंट्स होती थी, कैसे वो दूसरे शहरों से कनेक्ट होते थे, यही जानना है हमें इस टॉपिक से। शिल्प और शिल्पकार के बारे में भी जानना है, यानी कि ये जो आर्किटेक्ट होते थे ये नए नए डिजाइन करते थे, भले ही वो घर के डिजाइन हो, भले ही वो बर्तनों के डिजाइन हो, या भले ही वो दीवारों पे, मूर्तियों पे, या किसी और टाइप के, हर टाइप के जो है डिजाइन किया करते थे ये। और फिर हमें जानना है, एक क्लोज व्यू देखना है हमें अरिकामेंडू का। ठीक है, ये उस टाइम का एक पोर्ट था वहां पे एक, और तो ये क्यों खास था इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट हमें जानना है रोम शहर के बारे में। तो ये टॉपिक है हमारे इतने सारे। ठीक है, रोम आप मुझे अभी कमेंट में लिख के बताइएगा, रोम वर्तमान में किस देश की राजधानी है। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक आप बताइएगा रोम वर्तमान में किस देश की राजधानी है, उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, करेंसी, इन सभी का नाम आप बताइएगा। जितना डिटेल से आपको पता है आप सोचिएगा, खोजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको रोम किस देश की राजधानी है इतना बता दूंगा। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि लोहे के औजार और खेती। देखिएगा, उपमहाद्वीप जो भी है यहाँ पे लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले जो है वो शुरू होना हो गया। आप लोगों ने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा कि लोहे का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व हुआ है, लेकिन देखिएगा आविष्कार का मतलब है हमने खोजा है, लेकिन इससे भी पहले ये होता होगा लोहा, तो जो कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में। हाँ, ये आदि मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा इसके बारे में पता लगा लिया गया था लगभग 1000 ईसा पूर्व, या आज से 3000 साल लगभग पहले जो है इस लोहे का आविष्कार हो गया था। लोहे में सबसे बड़ी बात तो आप लोग पढ़ ही रहे थे कि कब्रों के अंदर लोहे के औजार और हथियारों की बड़ी संख्या मिली थी। यहीं से इन लोगों ने जो है लोहे का आविष्कार किया। और 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का भी प्रमाण मिला है। ये बढ़ते उपयोगों का प्रमाण का मतलब ये है कि पहले लोग जो है वो हल का प्रयोग करते थे खेती के लिए, तो मिट्टी का हल था। जैसे हरियाणा के बन्नावाली में मिला है मिट्टी का हल, मिट्टी को पका के। अच्छा, उसके बाद में लोग मिट्टी का हल यूज किया, फिर उसके बाद में हल के अंदर जो फाल है वो लोहे की प्रयोग करने लग गए। तो इसी से पता लगता है कि लोहे के औजार जो है उनसे ये कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल वगैरह जो है ये बनाने लग गए थे, जिससे कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसके अंदर आता है कि सिंचाई वाले कदम। अब देखिएगा, जैसे इन्होंने खेती की है, खेती के अंदर औजारों को बढ़ाया है, वैसे वैसे जो है ये अपने खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था तो करने लगे ही लगी, लेकिन उससे पहले धान वगैरह के लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले तो ये धान के बीज वैसे छींटते थे, लेकिन अब जो है रोपण विधि लेने लग गई है। रोपण मतलब एक ही जगह पे कट्ठे चावल जो है वो उगा दिए, उसके बाद में रोपाई की जाती है। उसमें कई सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, हालांकि बड़ी कमर तोड़ मेहनत होती है वो, लेकिन फिर भी उससे जो उत्पादन होता है बहुत ज्यादा अच्छे से होता है। सिंचाई इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो सिंचाई के लिए इन्होंने क्या है, नहरें, कुएं, तालाब वगैरह जो है ये कृत्रिम जलाशय वगैरह बना लिए थे। जिस तरीके से जो है पानी, बारिश अगर आती है तो उनको पानी को इकट्ठा कर लेते थे, फिर बाद में जो है उन कुओं या तालाबों से खेतों में पानी लगाया करते थे ये। अगली बात है कि गांवों में कौन कौन रहते थे। तो देखिएगा, उपमहाद्वीप दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में जो है, दक्षिण और उत्तरी हिस्सों का मतलब है कि ये हमारा इंडिया का एक टेम्परेरी मैप बनाइएगा। ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी हो गया, ऊपर वाला उत्तरी हो गया। इनके जितने भी गांव थे यहाँ पे लगभग 3 टाइप के लोग रहते थे। उनमें से जो पहला टाइप था वो था कि बड़े भूस्वामी, जिनको वेल्ला कहा जाता था। याद रखिएगा, ये वेल्ले लोग हैं। आप यूं याद कर सकते हैं कि जो बड़े भूस्वामी मतलब जिनके पास में बहुत ज़्यादा जमीन होती है तो वेल्ले ही रहते हैं, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। दूसरे, साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था। साधारण का मतलब है कि जो हल वगैरह खेती करते थे, मीडियम, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उनको उणवार कहा जाता था। तीसरे, भूमिहीन मजदूर, जिनके पास में कोई जमीन नहीं है तो वो तो कौन होंगे भाई, वो दास होंगे, या उनको अधिमई के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो पहले हो गए बड़े भूस्वामी, जिनको वेल्ले लोग हो गए ये। दूसरे हो गए जो मिडिल क्लास फैमिली वाले आ गए, उनको उणवार कहा, और जिनके पास जमीन नहीं है उनको दास कहा गया या अधिमई कहा गया, याद कर लेना। अब जो देश के उत्तरी हिस्से में जो थे ना, वो गांव का प्रधान व्यक्ति, जिनके पास में ज्यादा जमीन है, उसको भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। जैसे आज के टाइम में सरपंच है, उसी टाइप से एक ही परिवार के लोग इस पद पे बने रहते थे। मतलब ये अनुवांशिक पद होता था। ठीक है, जैसे दादा बना तो बाप बनेगा, बाप का बेटा बनेगा, इस टाइप से जो है ये जन्म मूलक चलते रहते थे, कर्म मूलक नहीं थी व्यवस्था यहाँ पे। इस पद पर आमतौर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ही होता था, जिसके पास में ज्यादा जमीन है। ये वेले लोग ज्यादा इस पद पे रहते थे। ये करते क्या थे, ये न्यायाधीश का काम करते थे। सरपंच क्या काम करता है भाई वर्तमान में, कि किसी गांव में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, कोई किसी का सर फोड़ाए, कोई चोरी कर ले, कोई कान काट दे, कोई नाक काट दे, कोई कुत्ते का पूंछ काट दे, मतलब इस टाइप के कामों में न्यायाधीश का काम करते हैं। पुलिस का काम भी यही करते थे। ठीक है, प्रभावशाली होने के कारण में जो है ये राजा, ये जो है जो राजाओं के नीचे यही आते थे, तो ये क्या करते थे, गांव वालों से सारा टैक्स इकट्ठा करते थे और फिर राजा को नजराने के रूप में पेश किया करते थे। मैंने आपको कल नजराना वगैरह बताया था। दूसरे आते हैं फिर गृहपति, ग्राम भोजक। ठीक है, अब ये किसी पे डिपेंड नहीं थे, अपने आप पे ही खेती किया करते थे। ठीक है, अब इसमें वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, ज़्यादा छोटे ही किसान इसके अंदर आते थे। और कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो फिर वो तीसरे लोग कौन थे, दास या कर्मकार जो होते थे, जो दूसरों के लिए काम किया करते थे। अब बच गए इनके अलावा जो है गांव के अंदर शिल्पकार थे, जैसे लोहार है, लोहे के काम करने वाले, कुम्हार है, मिट्टी का काम करने वाले, बढ़ई है, लकड़ी का काम वगैरह करने वाले। ठीक है, तो बुनकर वगैरह है, जैसे कोई हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत शहर है, बुनकरों का शहर, तो हाथ से कुछ बुनाई वगैरह करना, इन्हीं को शिल्पकार का नाम दिया करते थे, यही आर्किटेक्ट हुआ करते थे। अच्छा, इसी दौरान एक तमिल रचनाओं के बारे में भी पता लगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है संगम साहित्य। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इवन आईएएस ने इसको छुआ है, तो इस स्लाइड को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही तमिल साहित्य कहा जाता है या संगम साहित्य कहा जाता है इन्हें। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है। संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं। ये कब बनी है, ये 2300 साल पहले जो है इनकी रचना हुई है। अच्छा, इनको संगम साहित्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मदुरई शहर है आपका दक्षिण भारत के अंदर, वहां पे इनका एक साथ में संकलन किया गया, इनको इकट्ठा किया गया है, और इकट्ठा करना ही संगम होता है एक प्रकार का। यहाँ पे बहुत सारे गाँव में रहने वाले लोगों के बारे में, गांव में रहने वाले लोगों के चरित्र के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में ही सारी चीजों का उल्लेख किया गया है इस संगम साहित्य के अंदर। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, नगर क्या कहते हैं और कहानियां क्या कहती है। कहानियां, यात्राएं, मूर्ति कलाएं, इन सभी के बारे में जानते हैं हम लोग।
देखो उस जमाने में भी जातक कहानियां होती थी। जातक कहानियों का मतलब है कि एक मोटिवेशन टाइप से स्टोरियां। हमारी एनसीईआरटी ने भी एक ऐसी छोटी सी स्टोरी दे भी रखी है, ठीक है, कि निर्धन व्यक्ति की चतुराई के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से वो अपनी सूझबूझ से जो है वो पैसे कमाता है या आजीविका कमाता है, ठीक है। या यूं कहिएगा बहुत सारी जातक कहानियां, आपको याद होगा छोटे होते टाइम पे मम्मी हमें बावड़ी बूच बनाती थी, ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारी कहानियां, मम्मी हुई, दादी हुई, ऐसी छोटी छोटी कहानियां। या आज भी आप लोग और हम लोग जब व्रत रखते हैं तो एक कथा की किताब आती है ना, शायद समझ रहे होंगे आप इस बात को। व्रत रखते हैं जैसे मंगलवार है, बुधवार है, या कोई करवा चौथ का व्रत रखता है, या जिसका भी व्रत रखता है, तो हम लोग कहानियां सुना करते हैं। वही जातक कहानियां आम लोगों में प्रचलित थी। ये बौद्ध भिक्षुओं जो हैं उनके द्वारा ही संकलन की गई थी। जो भी जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, जिनको एनसीईआरटी में बौद्ध भिक्षु कहा गया है, बौद्ध भिक्षु जो है उन्होंने इकट्ठा करके इन कहानियों को तैयार किया गया है। और इन्हीं पे लोग विश्वास भी किया करते थे, और हालांकि उस जमाने में नहीं बल्कि हम लोग आज भी इन पे विश्वास करते हैं। हमारी आस्थाएं काफी ज्यादा है इनके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, प्राचीन नगरों के बारे में अगर हमें पता लगता है तो यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप के जो है शिल्पकार, इस टाइप से डिजाइन वगैरह मिलते हैं। अच्छा, जैसे शहर और गांव के या फिर जंगलों के बारे में जो है बहुत सारी घटनाएं मूर्तिकार जो थे उन्हें डिजाइन कर देते थे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो एक सिंबल है ये सांची के स्तूप के बारे में बताया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पड़ता है। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, और इसके ऊपर जो है बहुत सारी रेलिंग वगैरह जो है या इमारतें वगैरह जो है या ये सारी चीजें इस पर डिजाइन कर दी गई है। मतलब ये जो बताना चाहते थे वो सब इस पर उकेर देते थे। और जनरली ये पिलर वगैरह पे ही लगाए जाते थे या बाहर के छज्जे वगैरह पे इस तरीके से पत्थर लगाए जाते थे जहां पे लोग आते जाते इन चीजों को देख सके और समझ भी सके, ठीक है। चलिएगा, अगली बात इंपॉर्टेंट आती है अनेक शहरों में वल्यकूप। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये हड़प्पा सभ्यता का एक जल निकासी व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर ये मिला है वल्यकूप। वल्यकूप कुछ नहीं है, एक आपका वर्तमान में जो सीवरेज होता है, सीवेज जिसको एसटीपी बोलते हैं आप आजकल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। खैर वहाँ पे तो गंदे पानी को साफ किया करते हैं, लेकिन ये सीवेज का है, जैसे गटर वगैरह होते हैं ना, उस टाइम का ये गटर है, कह लीजिएगा, इसको वल्यकूप कहा है। ये वल्यकूप गुसलखाने, मतलब गुसलखाने जान गए आप लोग, गटर होता है, ठीक है। नाली होती थी इनके, नाली किस लिए होगी, निकासी के लिए होगी, यहाँ से पानी वगैरह बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा कूड़ेदान के लिए भी, जो कचरा वगैरह पानी है नहाने वगैरह का जो सारा यहाँ पे निकल जाएगा। ये वल्यकूप ज्यादातर लोगों के घरों में होते थे, जैसे आज हमारे घरों में टॉयलेट बाथरूम होते हैं, वैसे उस टाइम पे भी लोगों के घरों में हुआ करते थे। हाँ, उस जमाने में जो है महल, बाजार या लोगों के आम घर, ऐसे अवशेष तो बहुत ही कम मिले हैं, ठीक है। और इन सभी के बारे में, जैसे वल्यकूप वगैरह, इनके बारे में पता कैसे लगा है, तो बहुत सारे नाविक होते थे या बहुत सारे लोग यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने ही बताया है। ऐसा ही एक यात्रा का वर्णन मिला है यूनानी द्वारा, ठीक है। और उसने एक पतन यानी कि बंदरगाह के बारे में सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। एक बंदरगाह है जिसका नाम जो है एनसीईआरटी ने दिया है बेरी गाजा, और इस बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्के, इन का आयात होता था। और हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, सूती कपड़ा, रेशम भी यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो बेरी गाजा का सारा बता रखा है। ये एक प्रकार यात्रा का ही विवरण बताया गया है यूनानी नाविकों द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा सिक्कों के बारे में। अब देखिए, आप पुरातत्व ने इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं खुदाई वगैरह के दौरान। ये सारे के सारे सिक्के होते थे, इनको आहत सिक्के कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आहत का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर में मुझसे इंपैक्ट प्रिंटर पढ़ा होगा। इंपैक्ट का मतलब होता है छाप छोड़ना। तो ऐसे कोई सांचे पे जिस पे डिजाइन लगा होता था, तो इनको गर्म करके इनके ऊपर जो है से छाप छोड़ दी जाती थी, जो तकरीबन ये 500 साल तक चले हैं ऐसे वाले। ये सोने और चांदी दोनों के ही बने होते थे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल जाते हैं, तो बोथ वाला ऑप्शन जरूर ढूंढना है, ठीक है। तो सोना और चांदी दोनों के ही बने होते थे, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। इस टाइप के होते थे, ऐसे देखिएगा डिजाइन बने हुए, इनके पे उकेरे होते थे। या आज के टाइम में हमारे जो है ये 1 रुपए वगैरह है, उनके कंपैरिजन अगर हम लोग किया जाए तो ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारी एनसीईआरटी ने दिया है। इसके बारे में क्या कि ये अभिलेख है जो कि मिट्टी के बर्तन या कई सारे बर्तनों पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और तमिल भाषा में भी इसका लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसको तमिल ब्राह्मी अभिलेख के रूप में जाना जाता है। और ये अभिलेख आप अशोक वाले काल में पढ़ ही चुके हैं, लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, लोगों को अपने बारे में बताने के लिए। चलिएगा, अगला हमारा कंसेप्ट है नगर और उनकी गतिविधि। अब नगर तो मूवमेंट के कारण ही जाने जाते थे, बहुत सारे मूवमेंट होते थे वहां पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मथुरा एक नगर है जो कि 2500 साल से भी ज्यादा समय के पहले जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था।
अब क्यों मैं इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात का संबंध था, व्यापार के लिए वो शहर हमेशा अच्छा होता है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो। जैसे दिल्ली और मुंबई इतने ज़्यादा बड़े महानगर क्यों हैं, चेन्नई बड़ा महानगर क्यों है? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली है, कई सारे शहरों के मार्ग जो हैं एक ही क्षेत्र से जुड़ा करते हैं। अब मथुरा में जो है इनमें से एक रास्ता होता था यातायात के लिए उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, जैसे हमारी ये उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, ऐसे पूर्व की ओर हो गया, और दूसरा रास्ता जो था वो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे। तो मतलब यूं समझिएगा कि पूरा का पूरा एरिया आपस में कनेक्ट था, तो यातायात के लिए बहुत अच्छा था ये। वहां उस जमाने में शहरों के चारों तरफ किलेबंदी की जाती थी, इस टाइप से देखिएगा आप लोग, पूरा शहर हो गया, इसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हुआ करते थे। आसपास के किसान और पशुपालक जो थे वो इन शहरों के अंदर आया करते थे और इनको भोजन वगैरह जो है जुटाया करते थे, जैसे आज हम लोग भी किया करते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है उसके अंदर कुषाणों की राजधानी थी, और जो मथुरा था वो एक धार्मिक केंद्र भी था, आज वर्तमान में भी धार्मिक केंद्र ही रूप में जाना जाता है ये। और दूसरा जो है ये बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी यहाँ पे थे, तो धार्मिक केंद्र इस वजह से था, और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कृष्ण भगवान के लिए ही जाना जाता है मथुरा वर्तमान में। अच्छा जी, मथुरा के अंदर जो है बहुत सारी मूर्तियां वगैरह मिली है, जहां पे कई सारे अभिलेख वगैरह उकेरित मिले हैं। अच्छा, ये जितने भी अभिलेख बनाए हैं वो ज़्यादातर तो स्त्री और पुरुषों द्वारा या मठों द्वारा मंदिरों में दिए जाने वाले दान के बारे में लिखा गया है। मतलब इन पत्थरों पे लिखा गया है कि जैसे आज नहीं लिखा होता कि इस व्यक्ति ने इतना दान दे दिया, इस व्यक्ति ने इतना दान दे दिया, तो ऐसे ही दान वगैरह के बारे में उल्लेख है। इन पे किन किन लोगों का दान का उल्लेख है? एक तो शहर के राजाओं ने दान दिया था, रानियों ने दान दिया था, अधिकारियों ने दिया था, व्यापारी तथा शिल्पकारी जो होते थे वो भी दान दिया करते थे, ठीक है। अच्छा, और इनके बारे में किन के बारे में लिखा गया? सुनार है, लोहार है, बुनकर है, टोकरी बुनने वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने वाले हैं, इन सभी के बारे में, दान के बारे में लिखा गया है। अगला हमारा कंसेप्ट है शिल्प और शिल्पकार के बारे में। अब शिल्प और शिल्पकार का मतलब ये इस टाइप की मूर्तियां वगैरह बनाना। बहुत सारे हमें नमूने मिले हैं, उनमें से एक ये है कि मिट्टी के बहुत सारे पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, और ये इन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता था। अब उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा गया? क्योंकि उत्तरी भाग में मिले, इसके लिए उत्तरी कहा गया, और काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी, इसलिए इनको काले और चमकीले बर्तन कहा गया था। और उसी टाइम पे शिल्पकार जो थे वो कपड़ा उत्पादन भी करने लग गए थे। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई जो था वहां पे कपड़ा का एक खास प्रसिद्ध केंद्र था, और कपड़ा उत्पादन में स्त्री और पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। अब इतने सारा ये काम कर रहे हैं तो इनको पैसे की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक श्रेणी बनाते थे ये। इसके अंदर बहुत सारे शिल्पकार और व्यापारी जो थे वो इकट्ठे हो जाते थे, एक संघ ही श्रेणी कहलाता है। अब इन शिल्पकारों की श्रेणियों के काम क्या क्या होते थे? एक तो प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना, भाई मान लेते हैं कि मेरे को आज कपड़ा बुनना नहीं आता तो मेरे को ये ट्रेनिंग देंगे ये। दूसरा, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ठीक है, रॉ मटेरियल लेके आना, और तैयार माल को वितरण करना, जो बिल्कुल तैयार हो गया उसको आगे दे देना। व्यापारियों का काम क्या होता था? व्यापारियों का काम तो व्यापार करना ही मेनली होता था। और श्रेणी जितनी भी होती थी ना, ये बैंक की तरह काम करती, जैसे आज आप बैंक में से पैसा जमा किया हो लेके आ जाते हैं, वैसे वैसे ही ये श्रेणियों में पैसा जमा करते थे, जब जरूरत पड़ती तब यहाँ से ले आते थे, और जो भी इसका प्रॉफिट मिलता था वो लोगों के अंदर बांट दिया जाता था, या जिसने जमा करवाया उसको मिल जाता था, और कई बार किसी धार्मिक संस्थान बनाने में या मंदिर बनाने में दान के रूप में भी दे दिया जाता था। अगला हमारा है क्लोज व्यू है अरिकामेंडू का। अब ये 2200 से 1900 साल पहले का एक क्षेत्र था, और एक पतन था यानी कि बंदरगाह था। यहाँ पे दूर दूर से जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, इनका जो है वो वर्णन मिला है, और ये एक बहुत बड़ा ईंटों का ढांचा मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक उस टाइम का जो है वो गोदाम रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है, इनमें शराब और तेल जैसे रखा जाता था। अब ये एम्फोरा जो पात्र है ये दोनों साइड से इनके पकड़ने के ऐसे हैंडल से होते थे, और ये एरेटाइन जैसे मोहर इस पे लगे थे। इटली का एक शहर है एरेटाइन, इन्हीं के नाम पे इनका एरेटाइन नाम रखा गया है। अच्छा जी, ये यहाँ पे बहुत सारे बर्तन मिले हैं, शीशे के बर्तन, रत्न वाले बर्तन मिले हैं, बहुमूल्य मणके वगैरह भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अगला शहर है रोम। अब मैंने आपसे कहा था ना, रोम के बारे में पूछा था मैंने आपसे। रोम किस देश की राजधानी है? रोम है इटली की राजधानी वर्तमान में। रोम के इटली के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है गिप्सियो कॉन्टे, और राष्ट्रपति का नाम है सर्गियो, ठीक है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या 6.04 करोड़ है। और यूरोप का एक सबसे पुराने शहरों में रोम का नाम आता है। जैसे जैसे गंगा नदी के आसपास के मैदानों से शहर बनने लगे थे, उसी टाइम इसका भी विकास हो गया था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में फैला हुआ बहुत बड़ा साम्राज्य था ये।
रोम के बारे में अगर बात की जाए, इसमें महत्वपूर्ण शासक थे एक ऑगस्टस। इन्होंने लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे शासन किया था। उन्होंने कहा था कि रोम एक ईंटों का शहर है और मैंने इसे एक संगमरमर पत्थर से बनाया है, या इसे संगमरमर से बनाया मैंने, वो पत्थर जो कभी गर्म नहीं होता, संगमरमर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और महल भी है, कई सारे यहाँ पे थिएटर भी बनाए गए थे, सीढ़ी नुमा से थिएटर होते हैं, लोग जहाँ पे बैठ के देख सके मूवी वगैरह। कई सारे यहाँ पे स्नानागार भी बनवाए गए थे, यहाँ पे ऐसे ही आपके जो वल्यकूप वगैरह बनाए गए थे, लोगों के आराम करने के लिए जगह बनवाई गई थी। तो ये था आपका एक चैप्टर का पूरा एनालाइज। ये 9th चैप्टर खत्म होता है हमारा। आज चैप्टर बेहद आसान था, सिंपल था, जल्दी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिएगा, आप लोगों के लिए सवाल है भाई, इस चैप्टर के एमसीक्यू है, क्या है कि सही जवाब ढूंढते हैं हम लोग। तो वल्यकूप का उपयोग किस लिए करते थे? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। बताइएगा आप लोग किस लिए किया जाता था? वैसे जल निकास के लिए किया जाता था, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। आहत सिक्के किसके होते थे? चांदी, सोना, ये दोनों के होते थे। माफ करिएगा, मुझसे ऑप्शन में लिखा नहीं गया, ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक रहना चाहिए, एक ऑप्शन और आ जाना चाहिए, ठीक है। मथुरा किसके लिए? मथुरा महत्वपूर्ण कौन सा था भाई? मथुरा जो था वो एक धार्मिक केंद्र होता था। श्रेणी में क्या था? श्रेणी शिल्पकारों की श्रेणी बनी होती थी, ठीक है। आप बताइएगा, खैर मैं ही बताने लग गया, भूल गया मैं तो। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? ग्राम भोजकों की जमीन जो है प्राय किसके द्वारा खेती की जाती थी? तमिल के हलवाई जो है वो क्या कहलाते थे? अधिकांश गृहपति कौन से भूस्वामी होते थे, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर।